तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वाली वीडियो में हम लोग संवैधानिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में और साथ ही यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वित्त आयोग का अध्ययन करेंगे। वित्त आयोग का जो है आर्टिकल 280 है, ये वाला एकदम यही क्वेश्चन आता है। और यह जो है संविधान के भाग 12 में दिया गया है। संविधान के भाग 12 के भाग 80 में अनुच्छेद 80 वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 साल के बाद और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह निम्न मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। और एक चीज ये है कि इसमें जो सदस्य होते हैं वित्त आयोग में 1+4 सदस्य होते हैं, यानी एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। इसका कार्य क्या होता है? पहली चीज तो ये कार्य होता है कि वित्त से संबंधित जो राष्ट्रपति इसे कार्य देता है वह ये कार्य करता है। और उसके बाद में क्या कार्य है? केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगमों अर्थात जो है मतलब का टैक्स आता है के वितरण के विषय में तथा राज्यों के मध्य ऐसे भाग के आवंटन के विषय में, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त का बंटवारा होगा उसका जो है, और राज्यों के बीच में जो वित्त का बंटवारा होगा उसके संबंध में यह अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ना कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री को। भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विषय में जो है यह रिपोर्ट देता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है आपका 243 आई। इसको ऐसे याद रखेंगे, आई फॉर इनकम। तो राज्य वित्त आयोग जो पंचायतों और नगर निगम वो नगर पालिका से रिलेटेड है, उसकी सिफारिश के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले व्यय का उपाय ये करता है। इसके बाद क्या करता है? राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई भी कार्य यह जो है करता है। राज्य वित्त आयोग के ये पॉइंट हो गए। इसके अलावा एक और चीज है कि वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति स्पष्टीकरण के लिए संसद के समक्ष रखवाता है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर यह जो है वित्त आयोग की रिपोर्ट रखवाता है। अब अब इससे केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है उनसे संबंधित कुछ आयोग गठित किए गए हैं, देख लीजिए। प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था 1969 में। राजमन्नार गठित किया गया था 1969 में। सरकारिया आयोग गठित किया गया था 1983 में। पुंछी आयोग गठित किया गया था 2007 में। राज्य की जो संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद 266 यानी 266 है। इस अनुच्छेद के द्वारा भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य की यानी राज्य और केंद्र की जो संचित निधि है वो दोनों एक ही आर्टिकल में है, की स्थापना की गई है। और आकस्मिक निधि एवं राज्यों को दिए जाने वाले करों और शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार को प्राप्त सभी जो मदें होती हैं वो इसमें जो है संग्रहित की जाती हैं। जो आकस्मिक निधि वाला जो है वो आर्टिकल है 267 केंद्र का है, और 267 ए जो है वो राज्यों के लिए है। अब हम इसमें देखेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में दिया गया है और इसका आर्टिकल है 324। आर्टिकल 324 के अनुसार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन यह कराती है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करे से मिलकर बनता है। पहले जो है निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता था। 1989 में जो है निर्वाचन आयोग जो है बहुसदस्यीय यानी उसके 2 और मेंबर जो है नियुक्त कर दिए गए, हो गया 3 सदस्यीय। लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने विरोध किया तो 3 महीने के बाद में ये दोनों जो है हटा दिए गए और फिर से 1 सदस्यीय हो गया। इसके बाद में 1993 में फिर से यह सदस्य 3 सदस्यीय हो गया और 1995 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि यह चीज सही है कि मतलब अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। तो उसके बाद से जो है ये बहुसदस्यीय ही है, लेकिन 3 सदस्य ही होना कोई जरूरी नहीं है। इन सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति डिसाइड करता है। चुनाव आयोग की सेवा शर्तों तथा उसकी कार्यविधि को निश्चित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास में है।
इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष उम्र, जो भी सबसे पहले हो जाए। इसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं? यह जो है मतदाता सूची की जो है तैयार करता है, जो पार्टियां होती हैं उनको सिंबल अलॉट करता है, और साथ में जो आकाशवाणी वगैरह पर जो प्रचार होते हैं उनके लिए विभिन्न पार्टियों को समय जो है देता है या समय निर्धारित करता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता, राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय स्तर दल की मान्यता देता है। और उसके बाद में क्या करता है? यह जो है अ, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन और सीमांकन करता है। इतने काम इसके हैं। और यह किसके किसके इलेक्शन करवाता है? राष्ट्रपति के साथ में जितने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, सभी के ये इलेक्शन करवाता है। खाली लोकसभा अध्यक्ष का इलेक्शन और या फिर किसी भी सदन के अध्यक्ष का इलेक्शन यह आयोग नहीं करवाता है। बस इतनी चीज इसमें याद रखनी है। 950 में चुनाव आयोग के गठन के बाद से अक्टूबर, ये 1950 है, 1950 में चुनाव आयोग के गठन के बाद से अक्टूबर 1989 तक आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया। फिर उसके बाद में 1989 को इसमें 2 और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई, लेकिन 1 जनवरी 1990 के बाद में दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने फिर से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। 14 जुलाई 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को अपनी स्वीकृति दे दी। चुनाव आयोगों में मतभेद की स्थिति में जो बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है, अर्थात डिसीजन में अगर जो कोई मतभेद है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता, अभी राष्ट्रीय दल जो है 6 हो गए हैं, क्योंकि आप पार्टी को अभी जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? यदि वह लोकसभा व विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट, वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले, तथा इसके साथ ही वह राज्य या फिर किन्हीं राज्यों से 4 सीटें जीत ले, 4 सीटें जीत ले, तो वह जो है राष्ट्रीय दल हो जाएगा। ये जो 6% वाली कंडीशन है, ये है कि हर 4 राज्य में 6% उसको वोट आने चाहिए। 6% वोट 4 राज्यों में मिलेगा, यानी 6 6 6 6 इस तरह से। और कोई भी कहीं से भी 4 लोकसभा सीटें जीत ले, वो राष्ट्रीय दल। के बाद में क्या है कि कोई भी दल यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2% जीत लेती है और यह जो सीटें होती हैं वो कम से कम 3 राज्यों से आती हैं, तब वह राष्ट्रीय दल हो जाता है। चौथी कंडीशन क्या है? यदि वह किन्हीं 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेता है तो वह राष्ट्रीय दल की मान्यता उसको दे दी जाती है। जो आप पार्टी है, आप पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल की ऐसे मान्यता मिली कि दिल्ली में, पंजाब में और गुजरात में और गोवा में यहाँ उसको 6% वोट मिल गए, और इसकी लोकसभा में सीटें तो 4 थी ही, तो इसीलिए इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन अभी जल्दी में क्या किया गया है कि एनसीपी, नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी एम, इसका दर्जा जो है राष्ट्रीय दल का समाप्त कर दिया गया है। तो ये 6 पार्टियां हैं राष्ट्रीय दल की। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 15 में जो है अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है दिया गया है। लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध करता है। भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 65 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, जो भी इसमें से पहले हो जाए। और ये लोग अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, न कि राज्यपाल। नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता उसको राष्ट्रपति है।
यही चीज राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, उसमें भी यही चीज होती है। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है, वो राष्ट्रपति करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगर जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और कार्यकाल वही राज्य वाला 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए। और वह अपना त्यागपत्र इन राज्यों, जैसे कि 2 राज्य हैं, 2 राज्यों के राज्यपाल को नहीं देगा, वह भी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि नियुक्ति उसको राष्ट्रपति से मिली है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यह संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो गया, 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष और 65 साल है। और राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाता है। किस रीति से हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली रीति से इसको हटाया जाता है। और इसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति क्या है कि दोनों सदनों द्वारा पूर्ण बहुमत से जो है, यानी 50% और प्लस उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 से प्रस्ताव पारित होगा दोनों सदनों के द्वारा। उसके बाद में ये हटाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जाता है। संविधान में उल्लिखित कार्यवाही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली जो कार्यवाही है। इस तरह ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं रहता है। और दूसरी तरफ अगर जो देखे जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन रहता है, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। अपना पद छोड़ने के बाद किसी पद चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकता है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वह जो है पुनर्नियुक्ति का भी पात्र नहीं होता है। पुनर्नियुक्ति नहीं, और कोई अन्य पद भी नहीं धारण कर सकता। वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा, वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित होती है, संसद के द्वारा। और वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। अब हम इसमें इसके कर्तव्य शक्तियां देखते हैं। वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शक्ति जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है। यानी राज्य की, केंद्र की और साथ में जहाँ जो यूनियन टेरिटरीज है वहां की भी लेखा परीक्षा करता है। यह किसी भी सरकारी निकाय, अर्थात जो पीएसयू कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पीएसयू कंपनीज होती हैं उनकी भी लेखा ऑडिट कर सकता है। और किसी संस्थान के, कोई संस्थान अगर जो आग्रह करता है, गवर्नमेंट संस्थान ही केवल, कि हमारे डिपार्टमेंट की लेखा ऑडिट कर दो, तो उन्हें डिपार्टमेंट की भी लेखा ऑडिट करता है। यह सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से ग्रांट मिलता है, निगमों, निकायों एवं सरकारी कंपनियों का लेखा करता है। वह भारत की लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से संबंधित समस्त व्यय का परीक्षण करता है। वह ऋण, निक्षेप निधि, जमा अग्रिम, बचत खाता, दान प्रेषण, व्यवसाय से संबंधित केंद्र व राज्य सरकारों के सभी देन लेन का परीक्षण करता है। और किसका परीक्षण नहीं करता है, वह जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे कि जो खुफिया एजेंसीज हैं, इनका जो है ऑडिट नहीं कर सकता है। वह किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। जो कैग होता है वो 3 प्रकार की रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। एक होती है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा, और एक होता है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा, एक होता है सरकारी उपक्रमों पर लेखाओं पर लेखा परीक्षा। 3 प्रकार की जो है यह रिपोर्ट देता है। वह राष्ट्र और राज्यपाल के निवेदन पर, राष्ट्रपति होगा यहाँ पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी जो है लेखा परीक्षा कर सकता है। राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। जो राज्य से संबंधित अगर जो होगा तो राज्यपाल को देगा, केंद्र से संबंधित होगा तो रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देगा। इन 2 के अलावा वो रिपोर्ट अपनी कहीं भी नहीं देगा। कैग के अलावा कैग केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है।
इंटेलिजेंस एजेंसी आदि के कैग खर्चे की इंटेलिजेंस एजेंसी से कैग खर्चे की डिमांड नहीं कर सकता। भारत में कैग की परिकल्पना नियंत्रक नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है। यानी जो कैग है वो नियंत्रण का भी कार्य करता है और लेखा परीक्षण का भी कार्य करता है। यद्यपि व्यवहार में कैग केवल महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि नियंत्रक का मतलब होता है जो संचित निधि है यहाँ से धन निकाल तो जो संसद होती है वो अपने आप निकाल लेती है, इसके ऊपर तो इसका कंट्रोल नहीं होता है, केवल नाम है नियंत्रक। नियंत्रक ये बाद में करता है, केवल बाद में जब निकाल लिया जाता है पैसा, खर्च कर दिया जाता है, उसके बाद में ये ऑडिट करता है कि पैसा तुमने कैसे खर्च किया है। सन 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। तो जो कैग की जो ओरिजिनल जहां से आया है वह 1753 अधिनियम से आया है। महान्यायवादी महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वह सभी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी होती है। योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होती है, या तो वो हाई कोर्ट में 5 साल न्यायाधीश रहा हो, या तो 10 साल उसने वकालत की हो, या और जो है वह विधिक विधिक क्रियाएं हैं उसमें जो है पारंगत होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या फिर 10 वर्ष का अनुभव हाई कोर्ट में। पदच्युत, इसको जो है पद से कैसे हटाया जाएगा, इसके लिए कोई मूल व्यवस्था नहीं है, यह केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन परंपरा यह है कि जो नई सरकार आती है वो विधि विशेषज्ञ जो है अपना खुद का रखती है, इसलिए नई सरकार आई तो समझो नया अटॉर्नी जनरल आ गए। उसे संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन मत का अधिकार नहीं है। यह आर्टिकल 88 में दिया गया है। उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए सारी विधिक कार्यों का यह निर्वहन करता है। आर्टिकल 88 में है, महान्यायवादी संसद में वोटिंग नहीं कर सकता। महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में पेश होने का अधिकार है, लेकिन पेश होने का अधिकार है और किसी भी मामलों में पैरवी कर सकता है, बस आपराधिक मामलों को छोड़कर। आपराधिक मामलों में अगर जो किसी की पैरवी करनी है तो जो है उसे इंडियन गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी निजी प्रैक्टिस भी जारी रख सकता है। अटॉर्नी जनरल मिनिस्टर नहीं होते, क्योंकि कैबिनेट में कानून मंत्री होते हैं, ये लोग मिनिस्टर नहीं होते हैं। अब देखते हैं महाधिवक्ता। यह जो है स्टेट वाला महाधिवक्ता नहीं है, ये सॉलिसिटर जनरल है। सॉलिसिटर जनरल यानी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके अंडर में होता है। एक अटॉर्नी जनरल 4 सॉलिसिटर जनरल रखता है मूल रूप से। ये जो है केंद्र सरकार में होते हैं। केंद्र में महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल या फिर अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, परंतु आर्टिकल जो 76 है इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है, यानी सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अब देखते हैं हम लोग एडवोकेट जनरल। जितने केंद्र के आर्टिकल हैं अगर जो उसमें आप 89 जोड़ दोगे तो वो राज्य के बन जाएंगे। जैसे कि जो अटॉर्नी जनरल है वो 76 में, अगर जो उसमें 89 जोड़ दोगे आप तो ये आपका बन जाएगा 165। तो ये वाला 165 आर्टिकल किसका है, एडवोकेट जनरल का। राज्यों में सर्वोच्च विधि व्यवसायी महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल होता है। राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और यह भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। योग्यता इसकी क्या होती है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए जो योग्यता है वह अटॉर्नी जनरल के लिए, और एडवोकेट जनरल के लिए हाई कोर्ट में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर से लोकपाल और लोकायुक्त। जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया था वो जो है 2013 में आया था, और 2019 में जो है इसके बाद में 2019 में पहले लोकपाल जो है नियुक्त किए गए थे। उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, लेकिन अभी तक जो है इनका कार्यालय नहीं गठित किया गया है। संघ संघ या केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की व्यवस्था करता है।
यह संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। यानी यह संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन ये विधि के अनुसार, यानी संसद अधिनियम पारित करके जिनकी स्थापना करती है वो वैधानिक निकाय होते हैं। ये आम्बुड्समैन की तरह कार्य करते हैं। यह जो है नीदरलैंड से ये अवधारणा आई है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने माफ करिए, नीदरलैंड नहीं, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा गया है। लोकपाल की नियुक्ति जो है एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में कौन कौन होंगे? एक होगा प्रधानमंत्री, एक होगा लोकसभा का अध्यक्ष, एक होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता, और एक होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश। इतने लोग जो है चयन समिति में होंगे। ये जिन नामों की रिकमेंडेशन करेंगे उन नामों में से एक नाम जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जो लोकायुक्त है वो स्टेट में होता है। सबसे पहले लोकायुक्त जो था उसे जो है महाराष्ट्र ने जो है गठित किया था। महाराष्ट्र ने 1971 में ही लोकायुक्त का गठन कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश में अभी विशंभर दयाल जो है लोकायुक्त हैं, और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 8 वर्ष होता है। ये क्वेश्चन जो है यूपी जो वीडियो का एग्जाम था पुराना वाला उसमें आया था कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। राज्यपाल द्वारा सलाह हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ और राज्य के विपक्ष नेता, यानी वही इसमें चयन समिति कौन कौन सी होगी? चयन समिति एक तो जो है चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, एक तो राज्य में विपक्ष का नेता होगा, और एक सीएम होंगे, और एक कौन सा होगा? एक होगा विपक्ष का नेता और राज्यसभा नहीं विधानसभा, एक विधानसभा अध्यक्ष। इतने लोग होंगे, 4 लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? देश के प्रथम लोकपाल पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त विशंभर दयाल जी हैं। अब देख लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। जो राजभाषा से संबंधित जो है संविधान का भाग है वह है भाग 17। इसमें आर्टिकल 343 से 351 तक दिया गया है। ये वाला जो चैप्टर है ये वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी वाला जो है भी अलग से पूछा भी जाता है। जो आर्टिकल 343 में कहा गया है कि जो है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, और 344 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि हिंदी के प्रयोग के विस्तार एवं शासकीय न्यायिक कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा पर संस्तुति देगा। एक जो है राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, और जब राजभाषा आयोग का गठन हो जाएगा वो जो रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। संयुक्त इसलिए क्योंकि 20 सदस्य इसके जो है लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य इसके राज्यसभा के होंगे, इसलिए संयुक्त संसदीय समिति जो अभी तक गठित की गई थी वह 1955 में जो है ये भाषा आयोग गठित किया गया था। यह किसके अंडर में था? बीजी खरे के अंडर में था, बीजी खरे। और उसके बाद में 2 साल के बाद में यानी 1957 में गोविंद वल्लभ पंत के जो है नियंत्रण में संसदीय समिति का गठन किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं जो है वो जो है इससे संबंधित रहेंगी। जो आयोग का गठन किया जाता है ना, इसमें जो है 1955 में गठित किया गया था, तो उसके जो सदस्य होंगे वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं से एक एक सदस्य जो है लिए जाएंगे। पहले 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्रदान की गई थी, इस समय 22 भाषाएं हो गई हैं। कौन कौन से संविधान संशोधन है जिनसे भाषाएं जो है ऐड की गई हैं? यह है 21, 71, 92, 67, 92 और 2003। सबसे पहले केवल एक भाषा सिंधी, उसके बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उसके बाद में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं। अब देखते हैं हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसका गठन जो 2005 में किया गया था। यह भी गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन यह विधिक निकाय है। विधिक इसका मतलब है इसका गठन जो है संसद के अधिनियम के अंतर्गत हुआ है।
यह केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के संबंध में शिकायत एवं अपीलों की सुनवाई करता है। एक मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त जो है नियुक्त होते हैं। इसमें 10 से अनधिक सदस्य यानी 10 से कम सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, यानी जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है, आयोग का जो हेड होगा वो होगा आयुक्त, और जो उस आयुक्त की नियुक्ति करेगा वह होगा राष्ट्रपति, और एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेगा। चयन समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और पीएम द्वारा नामित एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री, यानी 3 लोग होंगे। अब देखिए इसमें विपक्ष का नेता है लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, जो कि पहले था। अब देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए विधि, विज्ञान, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता और प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसे एमपी या एमएलए नहीं होना, यानी सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, और लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, और किसी उपक्रम या उद्यम में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उम्र 65 वर्ष। अब देखिए इसमें 6 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर सलाह देता है। अगर जो हटाना हो तो कोई न्यायिक कोई संसद के लिए जो है अनुमति नहीं लेनी है संसद से, इसको जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास केवल भेज देगा, और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा और फिर राष्ट्रपति को सलाह देगा। इसकी शक्तियां क्या हैं? किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने के लिए समन जारी कर सकता है और अर्थ दंड लगा सकता है, आरटीआई के संबंध में प्रशिक्षण देना, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना इत्यादि, यह इसकी शक्तियां हैं। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपए के प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है। 2019 में आरटीआई बिल में संशोधन किया गया था, और इसमें ये जो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष 65 वर्ष, इसको चेंज कर दिया गया, और ये कहा गया इसका जो कार्यकाल का निर्धारण है वह केंद्र सरकार करेगी। उसके कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, ना कि राज्यपाल या राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो है संस्थाएं हो गई हैं। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।